हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि क्या सच में 100% मार्क्स लाना फिजिक्स में पॉसिबल है। क्या आप कैन यू स्कोर 100% मार्क्स इन फिजिक्स, और वो भी नीट और जेई के पेपर में। तो चलिए, मैं यहाँ पे 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 100% मार्क्स की बात कर रहा हूँ। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, या फिर सपोज 300 का पेपर है तो 300 आउट ऑफ 300 फिजिक्स के पेपर में आपकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 100% का मतलब होता है कि आप रेस में सबसे आगे हो। सपोज फिजिक्स का कोई एग्जाम होता है या फिर कोई पर्टिकुलर एग्जाम होता है, उसमें आप सबसे आगे हो तो उसको बोलते हैं 100%। बट मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप सचमुच 100% मार्क्स फिजिक्स में कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। तो इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो एक्चुअली जो फिजिक्स में जो मार्क्स होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको फिजिक्स का मार्क्स जिस पे डिपेंड करता है। यदि आप आईआईटी या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब मिसकंसेप्शन या फिर जो मिथ्स वगैरह जो होता है फिजिक्स को लेके, वो आपकी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली 100% मार्क्स या फिर फुल मार्क्स फिजिक्स में लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए, इस लेक्चर में हम इसी को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल 1 मैं देता हूँ कार्तिकेय गुप्ता की। कार्तिकेय गुप्ता एक स्टूडेंट था जिसकी जेई एडवांस 2019 में AIR 1 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 1 जेई एडवांस 2019, और उसका स्कोर था 346/372। आउट ऑफ 372 उसने 346 मार्क्स लाया था, और उनके फिजिक्स में मार्क्स थे 113/120। दैट मीन्स 113 नंबर आउट ऑफ 120 जेई एडवांस के पेपर में, जो कि जेई एडवांस को मतलब एशिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। आप देख सकते हो उसका मार्क्स भी 346 आउट ऑफ 372। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज मार्क्स। दो ये 100% नहीं है, मतलब आप इसको 90% से एवं बोल सकते हो, ये 90% से एवं मार्क्स है, मगर जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अब क्यों नहीं है 100% और 100% पॉसिबल है या नहीं, इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा प्रणव गोयल। इसने जेई एडवांस 2018 इसने लिखा था, और इसने AIR 1 आया 2018 में, और इसकी टोटल मार्क्स थे 337 आउट ऑफ 360, और फिजिक्स में इसके मार्क्स थे 117 आउट ऑफ 120। ठीक है, अब इसे भी क्यों नहीं 100% आया या फिर 100% या पॉसिबल है या नहीं, बस इसी तरह के क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो एक तरह से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स आपको जानना मतलब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस फैक्टर्स के बिना बेसिकली आप एक तरह से ब्लाइंडली ओशन में आप तैर रहोगे। आपको पता नहीं एग्जैक्टली फिजिक्स में एग्जैक्टली क्या करना होता है और किस लिए मार्क्स नहीं आते। आप दिन भर मतलब पढ़ते रहोगे फिजिक्स, या फिर बुक्स पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, क्लास अटेंड करोगे, बहुत कुछ करोगे फिजिक्स में, मगर एट द एंड आप एग्जाम में जाओगे और फिर आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। ऐसा आई थिंक बहुत सारे लोगों का ऐसा केस होता होगा कि वो सब कुछ वो बोलते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ भी, लेकिन फिजिक्स में समझ तो जाता हूँ मगर क्वेश्चन मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स ज़रूर आपको पता नहीं होगा, कुछ मिसिंग चीज़ है, या फिर आपने वो गौर नहीं किया होगा। तो उसी फैक्टर्स की हम बात करेंगे। चलिए नंबर 3 केस लेता हूँ मैं दीपांशु जिंदल की। दीपांशु जिंदल का जेई मेंस 2016 में AIR 1 आया था, और उसके टोटल मार्क्स थे 321 आउट ऑफ 360। सो अराउंड ये भी 90% के अबव है, और फिजिक्स में इसने स्कोर किया था 111 आउट ऑफ 120। और CBSE 12th बोर्ड में इसके आए थे 98% से ऊपर 12th बोर्ड में टोटल, और फिजिक्स में इसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो जो कि ये बोर्ड एग्जाम है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ये तो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा आसान होता है, मगर फिर भी बोर्ड एग्जाम में भी 100 आउट ऑफ 100 लाना मतलब अपने आप में कोई कुछ तो है मतलब इस बंदे में। ठीक है, और इसकी आई थिंक जेई एडवांस में भी इसकी रैंक अराउंड 50 के अराउंड आई थी। तो मेंस और एडवांस में कुछ डिफरेंस होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स जैसे IQ वगैरह ये सब होते हैं। तो ये सब इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जिससे हमारा 100% स्कोरिंग फैक्टर डिपेंड करता है फिजिक्स में। ये मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, आप इसको दूसरे सब्जेक्ट्स के मतलब आप कंपेरिजन नहीं करना, क्योंकि फिजिक्स कुछ डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट है। यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल का यहाँ कुछ होता है। तो मतलब मैं डिटेल में इसकी बात करूंगा, तो आप इसको प्लीज़ मैथ्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी वगैरह से आप कंपेरिजन नहीं करना, आप इसको फिजिक्स के तरीके से ही सोचना। ठीक है, मैं अपने बारे में कुछ ब्रीफ बताता हूँ। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं सत्यम सर के नाम से जाना जाता हूँ, और मैं IIT खड़गपुर
ग्रेजुएशन मैंने किया आईआईटी खड़गपुर से, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, और मैं लगभग 10 साल से आईआईटी इंडस्ट्री में कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं आईआईटी स्टूडेंट्स जो आईआईटी का प्रिपरेशन करें या फिर नीट का जो प्रिपरेशन करे उसको मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 10 साल से। तो उसी का मैंने जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है उसी एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैंने कुछ केस स्टडी भी किया और मैंने एग्जैक्टली फैक्टर्स जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वो कौन से फैक्टर्स है जिन पे फिजिक्स का मार्क्स डिपेंड करता है। तो चलिए उसी को हम इस लेक्चर में जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैंने 10 ईयर्स के मेरा जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को मैंने अभी रिसेंटली 3-4 मंथ्स पहले मैंने मतलब चैनल बनाया है। मतलब चैनल तो पहले का बना हुआ था मगर मैंने 3-4 मंथ से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे वीडियो आप जाकर देख सकते हो। एक्चुअली काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो आई थिंक आप एक बार ट्राई करो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एनीवे, तो चलिए अब बात करते हैं कि मैं जैसे बोला था आपको कि एवरी टाइम आप पढ़ते हो, आप सारी वीडियोस देख लेते हो, आप सारी बुक्स पढ़ लेते हो, आप क्लासेस अटेंड कर देते हो, फिर भी आप एग्ज़ाम में जाके आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते हो। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो यहाँ कुछ पंगा है जिसमें कि बच्चे लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। मैंने टोटल ओवरऑल स्टडी करके मैंने टोटल 5 फैक्टर्स मैंने इकट्ठा किया है, जो कि 5 फैक्टर्स आपके फिजिक्स के मार्क्स को मतलब एक तरह से डिपेंडेंट बनाता है वो 5 फैक्टर्स। तो 1 बाय 1 उस 5 फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं फैक्टर नंबर 1 की। फैक्टर नंबर 1 हमारा है टाइमिंग और अर्ली स्टार्ट। अब देखो, अब फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको समय चाहिए। और समय क्या चाहिए? सपोज किसी ने AIR 1 क्लियर किया है या फिर किसी ने अपने टॉप 100 में उसकी रैंक आई है। आप ज़्यादातर केस स्टडी आप करोगे जिसने टॉप 100 में रैंक की है, मतलब 12th पास करने के बाद आप ज़्यादातर ये पाओगे कि उसने अपनी प्रिपरेशन क्लास 9th 10th से ही स्टार्ट की थी, या फिर कुछ लोग तो ऐसे कि क्लास 8th या 7th से ही वो स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, मतलब आईआईटी का प्रिपरेशन। अब उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस होता है। जो क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं वो अब क्लास 9 में किस तरह के प्रॉब्लम्स कर रहा है, मतलब सिर्फ क्लास 9 तक ही लिमिटेड है या फिर क्लास 9 के फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं आपको एकदम लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। मैं खुद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था और उसमें मैंने एक स्टूडेंट को देखा था जो कि क्लास 9th में है, और वो क्या कर रहा था, क्लास 9th की तो क्लास वो कर ही रहा था, साथ में क्लास सेम टाइम वो क्लास 11th इवनिंग में वो क्लास 11th की बैच चलती थी आईआईटी का, और उसको वो क्लास 11th का भी वो बैच मतलब उसने ज्वाइन कर लिया था बसारते मतलब फीस पे करके। तो आप सोच सकते हो कि उसके पेरेंट्स वगैरह कितने कंसर्स होंगे, मतलब अर्ली एक तरह से स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेशली आईआईटी आप इंटायर प्रिपरेशन ही मान लो, एक ऐसा चीज़ है जहाँ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्लास 9th जैसे तैसे मतलब पढ़ लेते हैं, इवन अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं बोर्ड्स वगैरह में, और फिर क्लास 11-12 में वो अच्छी तरह फोकस करके ट्राई करते हैं, मगर फिर भी वो काफ़ी रेस में पीछे हो जाते हैं जो कि क्लास 9 से जिसने स्टार्ट कर दिया। उसने क्लास 9th में ही मतलब अच्छे बुक्स वगैरह 11-12 के बुक्स वगैरह के क्वेश्चन क्लास 9th में ही उसने सॉल्व कर लिया, तो ऑब्वियसली वो तुमसे आगे हो गया। तो ऑब्वियसली वो तुमसे आ गया तो वो रेस में तो थोड़ा सा तो आगे वो एज ले ही लेगा, और उसके आगे भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। तो हमारा पहला फैक्टर था कि टाइमिंग, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास सपोज 1 ही साल बचा है, आप कोई ड्रॉपर हो या फिर आप 11-12 में हो, अब आपके पास 2 ही साल बचा है, तो अब बस आपको प्रयास करना है कि अब इस 2 साल में टाइम का कैसे हम यूटिलाइज करें। आपके पास चूँकि अब कम टाइम है तो उस टाइम को काफ़ी इफिशिएंटली आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारा था फैक्टर नंबर 1। अब चलिए फैक्टर नंबर 2 की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 2 हमारा होता है हार्ड वर्क। ठीक है, तो अब ये हार्ड वर्क, अब हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, मतलब इवन मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ते रहते हैं और फिर भी उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। कुछ लोग भले 6 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा आपको एक मिथ है यहाँ लोगों का कि चलो जिन स्टूडेंट्स लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ब्रेन होता है, IQ होता है, वो कम पढ़ने पे ही काम चल जाता है, वो बस 2 ही घंटे पढ़ते हैं। जेईई एडवांस या जेईई मेंस या फिर नीट, ये सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ने से एक्चुअली नहीं होता, ये एक मिथ है। आपको मिनिमम 6 आवर्स 5 आवर्स सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, जो चाहे आप भले ही कितने बड़े मतलब IQ वाले हो, टॉपर्स क्यों ना हो। हार्ड वर्क ऑलवेज लीड्स। ऑब्वियसली IQ आपको हेल्प करता है, तो एक तरह से ये हार्ड वर्क की हम बात करें, एक्चुअली ये स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो हार्ड वर्क का अभी सेंस मैं यही बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क शुड बी स्मार्टली डन। आप जो भी कर रहे हो, तो अभी तो यदि मैं ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स की बात करूँ, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है,
उन्होंने क्लास में अटेंड कर दिया लेक्चर, क्लास में अटेंड कर लिया लेक्चर, उसने नोट्स, उन्होंने नोट्स मतलब उन स्टूडेंट्स लोगों ने नोट्स भी बना लिया। कुछ लोगों से तो नोट्स भी नहीं बनाते हैं, तो फिर उसकी बात ही छोड़ दो। अब चलो, कुछ लोगों ने नोट्स भी बना लिया, क्लास अटेंड कर लिया, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं और कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं, मगर उसके बाद क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही नहीं। वो समझते हैं कि अच्छा कॉन्सेप्ट तो मेरे को समझ में आ गया है, अब तो मैं मतलब प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर ही लूँगा। और वही हाल होता है जब वो एग्जाम लिखते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो हार्डवर्क करने का सेंस है यहाँ पे प्लान्ड हार्डवर्क प्लस प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपको किसी भी टॉपिक, कोई टॉपिक पढ़ाया गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर लेवल का क्वेश्चन कर लेना है। मतलब बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का आपको उस टॉपिक से हर टाइप के क्वेश्चन एक तरह से आपको कर लेना है। मैक्सिमम, जितना ज़्यादा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आप कर लोगे एक तरह से, उतना ज़्यादा आप उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि यदि वो क्वेश्चन, उस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है। सपोज इतने करने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आप कोई क्वेश्चन आ जाए और उसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओ, तो यहाँ हमारा फैक्टर नंबर 3 आता है। चलिए फैक्टर नंबर 3 की हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। चलिए फैक्टर नंबर 2 को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्टर नंबर 2 था हमारा हार्ड वर्क। और मैक्सिमम ये मैंने बता दिया कि मैक्सिमम लोगों में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में यही प्रॉब्लम होता है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। सपोज मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया, काइनेमेटिक्स में सपोज एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा दिया। अब उस टॉपिक पे मैंने क्लास में कुछ क्वेश्चंस ले लिया, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया, लेकिन अब क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे वो स्टूडेंट प्रैक्टिस ही नहीं करता है। हार्डली वो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करता है। आपको उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, स्पेशली जो आपके टीचर्स रेकमेंड करते हैं, उस बुक्स में भी लगभग उस टॉपिक में 50-60 क्वेश्चन तो होंगे ही। ओवरऑल फुल चैप्टर में तो 400-500 क्वेश्चन होंगे ही, और उस 400-500 क्वेश्चन को आपको करना होगा। जब ये 400-500 क्वेश्चन आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और एग्जाम में आप ऑब्वियसली उसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पा सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अब लोग क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मेन रीज़न है कि लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ बेसिकली आपकी गोल उतनी फिक्स नहीं, मतलब उतने आप गोल को, मतलब आपके अंदर वो आग नहीं है कि चलो मेरे को ये निकालना है, मेरे को IIT निकालना है, मेरे को नीट निकालना है, मेरे को जॉब, मेरी सैलरी, मतलब मेरे को किसी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ना है, मेरे को अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है। मतलब उतना गोल लोगों का फिक्स नहीं होता है 11th-12th में, या फिर एक तरह से 9th-10th की भी बात करें तो लोगों में उतना अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स लोगों में उनका कोई फिक्स्ड गोल नहीं होता है, तो इसीलिए वो उनका थोड़ा मोटिवेशन कम होता है और वो उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं और प्रैक्टिस उनका मिस हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि रियल हार्डवर्क लगता है, उसमें रियल आपको दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज़ वन थिंग। सो हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हमारा सेकेंड फैक्टर है। ठीक है, और एक और चीज़ होता है यहाँ लोग हार्डवर्क क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अब जैसे क्लास 9 से 10 से उसने जस्ट 11th में प्रमोट हुआ, उसने क्लास 9 में बहुत अच्छा स्कोर किया, उसने मतलब बोर्ड में एकदम 95-96% लाया है, तो वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं 11th और 12th को। आप यदि कंपेरिजन करो 9th और 10th के सिलेबस को 11th-12th के सिलेबस को, मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं है। ये 11th-12th का वेरी वास्ट सिलेबस, आप कंपेरिजन ही नहीं कर सकते कि इतना ये वास्ट है, और इसको वो 9th-10th के स्टूडेंट जो जस्ट 11th में आते हैं वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और बस वो सोचते हैं कि अच्छा ये 9th-10th जैसा ही है, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, और उनका आधा 11th ख़त्म हो जाता है। जैसे उनका आधा 11th ख़त्म हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर देते, सब चूँकि वो टाइम वो मिस कर लिए होते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ाई होने लगता है तो फिर उनको फिर प्रॉब्लम आ जाता है। एक और चीज़ है कि फिजिक्स में सिस्टमेटिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से होना, और हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक्ड होता है फिजिक्स में। एक्चुअली फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब एक लेक्चर दूसरे लेक्चर पर डिपेंडेंट होता है। यदि कोई बच्चा का स्टार्टिंग का लेक्चर यदि वीक हो गया, तो एक बार वो वीक हो गया तो फिजिक्स उसका एक तरह से लगभग वीक ही रहेगा। तो ये चीज़ बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता, ये चीज़ एक्चुअली बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। तो अब जो भी देख रहे हो 11th-12th के यदि हो आप, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमारा सेकंड फैक्टर था हार्डवर्क, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट फैक्टर था टाइमिंग। तो चलो आपने सपोज टाइमिंग मिस कर दिया, अब हमारा सेकंड फैक्टर है हार्डवर्क। चलो हार्डवर्क तो आप इसको कर सकते हो, आप 100% के तौर जा सकते हो। चलिए थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। चलिए, तो हमारा थर्ड फैक्टर है IQ। ओके, सो IQ, अब मैं IQ क्यों लिखा हूँ, क्योंकि IQ इन JEE एडवांस, स्पेशली JEE
मेंस ऑल्सो और नीट की भी बात करूँ, यदि आपको 100% स्कोर करना है तो आईक्यू का यहाँ रोल है। क्योंकि सपोज आपने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कर लिया, आपकी टाइमिंग भी अच्छी थी, आपने हार्डवर्क भी किया, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने क्वेश्चन किया। अब यहाँ थोड़ा सा आईक्यू थोड़ा सा एक नेचुरल भी होता है, मगर चलो नेचुरल की बात हम नहीं करें, इन जनरल किसी एवरेज स्टूडेंट की आईक्यू की बात करते हैं तो आईक्यू को बढ़ाया भी जा सकता है। मैं पहले फर्स्ट 2 फैक्टर्स मैंने जो बताया, उन दोनों फैक्टर्स की मदद से एक तरह से आप आईक्यू को बढ़ा सकते हो। आप स्टार्टिंग पहले से कर लोगे तो आपकी आईक्यू स्लोली बढ़ने लगेगी। कि आप उसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी आईक्यू जब उस लेवल पे पहुंचेगी, मतलब आप 11-12 में पहुंचोगे तो आपकी आईक्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई रहेगी बाकी दूसरे स्टूडेंट से। सपोज आपका आईक्यू वीक था, आपने टाइमिंग स्टार्टिंग से ही आपने स्टार्ट कर लिया तो इसमें यहाँ एज मिल जाता है। ऐसा ही हार्डवर्क में भी होता है, हार्डवर्क से आईक्यू को बढ़ाया जा सकता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब सपोज ऐसा होता है कि आपने सपोज किसी कॉन्सेप्ट पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया और आप सपोज अच्छे आईक्यू वाले सपोज स्टूडेंट हो, किसी के आईक्यू आपसे थोड़ा सा सपोज कम है और उसने प्रैक्टिस किया है 150 क्वेश्चंस। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो डिफरेंट आएंगे क्वेश्चन, और उसमें थोड़ा सा आपको अकल लगाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, आप दोनों अपना आईक्यू लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें होता है कि सपोज ये जिसका थोड़ा सा कम आईक्यू था, इसने सपोज 500 क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लिया होता, तो क्वेश्चन के सारे वेरिएशंस इसने सॉल्व कर लिया है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि भले ये जो दिमाग वाला है उससे क्वेश्चन भले वो ना बने, भले वो दिमाग लगा रहा है और इससे क्वेश्चन बन जाए। तो यही डिफरेंस आता है आईक्यू का हमारा, ठीक है। तो आपको मतलब आप समझ भी रहे हो कि आपके पास आईक्यू है सपोज, तो आपको अब ये समझना है कि यदि मेरे पास आईक्यू है तो आपके पास एक एज है, और यदि उस एज के साथ यदि आप हार्डवर्क और फिर टाइमिंग को आप इंक्लूड कर लेते हो तो फिर आपको 100% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली 100% आप लाने के लिए कुछ और फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स और बचा हुआ है, तो फैक्टर नंबर 4 की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए फैक्टर नंबर 4 है हमारा एग्जाम पेपर और एग्जामिनेशन बेसिकली। अब एग्जाम पेपर क्या होता है, वो लेंदी हो सकता है, वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है, मतलब वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी टीम होती है जो एग्जाम का पेपर बनाता होता है। अब 3 आवर्स में उसे क्वेश्चन देना है सपोज फिजिक्स के लिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों 3 आवर्स, 1 आवर्स सपोज फिजिक्स के लिए 20 क्वेश्चन उसे देना है। अब उस 20 क्वेश्चन को वो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाल सकता है, मतलब कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट वो डाल सकता है, या फिर सारे प्रॉब्लम्स लेंदी डाल सकता है। वो तो अब तो गॉड तो नहीं हो ना कि मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा, भले आप कितने भी आईक्यू के हो और हार्डवर्क हो। तो इसीलिए वो जो टॉपर्स की मैंने बात की थी, उसने 117 आउट ऑफ 120 स्कोर किया सपोज जेईई एडवांस में। तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो 100% स्कोर नहीं कर पाया तो वो मतलब इट्स नॉट द बेस्ट, एक्चुअली इट्स द बेस्ट एक्चुअली, बिकॉज एग्जाम पेपर भी एक फैक्टर है। अब आपके लक पे भी डिपेंड करता है, आप एनटीए वगैरह एग्जाम दे रहे हो, मतलब तो कभी कभी क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं, मतलब आपके लक के अकॉर्डिंग अच्छे आ गए मतलब क्वेश्चन, तो ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम मतलब पेपर हमारा लेंदी हो गया, डिफिकल्ट हो गया, तो ये एक फैक्टर है एग्जाम में। एक दूसरा फैक्टर होता है टेम्परामेंट। तो सपोज आपने अच्छे से प्रिपरेशन भी किया और एग्जाम में जाके आप थोड़े से नर्वस हो गए, तो ये सब टेम्परामेंट भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सब एग्जाम में आता है। और फिर टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम। आप एग्जाम में आप फुल्ली तरह प्रिपेयर भी हो, मतलब आपने हार्डवर्क किया है, आपके पास आईक्यू भी है, आपने टाइमिंग भी अच्छे किया, सब कुछ सही से जा रहा है, मगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। मतलब आप क्वेश्चंस को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे पहले सॉल्व करना है, इसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ भी आप 100% स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, काफ़ी टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी सिंपल मेथड है एग्जाम का, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जिसको बोलते हैं 3 पॉइंट्स मेथड। 3 पॉइंट्स मेथड होता है कि फर्स्ट मेथड अटेम्प्ट्स इजी क्वेश्चंस। अब अटेम्प्ट्स इजी क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, स्किप लेंथी प्रॉब्लम्स, स्किप डिफिकल्ट प्रॉब्लम, स्किप कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम, स्किप डोंट नो प्रॉब्लम, स्किप द लार्ज क्वेश्चंस पार्ट्स। अब इन सारों को स्किप करते हुए आपको क्या करना है, बस इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो एग्जाम में आपको वेरियस अटेम्प्ट्स करना है पूरे पेपर का। आपको ऐसा नहीं है कि 3 घंटे में आप पूरे पेपर को सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। विदिन 1 आवर या 1.5 आवर में एक अटेम्प्ट आप एक राउंड लगा लो। उस राउंड में क्या करना है आपको, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। उसमें आपको लेंथी को बिल्कुल छोड़ देना है, जो कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा ले रहा है उसको छोड़ देना है।
डिफिकल्ट जो है उसको छोड़ देना है, कंफ्यूजिंग भी हो, कभी कभी ऑप्शन ए बी में आपको कन्फ्यूजन रहता है। अब क्विकली अब आपको थोड़ा मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्विकली आप क्या कर देते हो कि चलो बी और ए में कन्फ्यूजन है, बी में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो अब बी को क्विकली टिक कर देते हो, यही मिस्टेक हो जाता है। उन क्वेश्चन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल छोड़ देना है। आप इस तरह से बहुत बच्चे इस तरह से मिस्टेक करते हैं और इस तरह से उनका जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल से उनका मार्क्स कम हो जाता है। आप इसको रियलाइज़ भी कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। तो अब जो सेकंड 3 पॉइंट्स मेथड में बताया था, फर्स्ट मेथड था कि अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस, एंड सेकंड मेथड है कि उसके बाद फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को करो। आप अपना एक बना सकते हो कि सीक्वेंस कि ओके हमको लेंथी पहले कर लेना है, उसके बाद फिर कंफ्यूजिंग पार्ट कर लेना है, फिर उसके बाद फिर डिफिकल्ट बिल्कुल डिफिकल्ट पार्ट आपको करना है। और फिर उसके बाद एक थर्ड इसका टिप्स है ये कि यदि आप किसी क्वेश्चन में 75% श्योर हो या फिर 75% से ज़्यादा हो तभी उस क्वेश्चन को टिक करो। यदि आप 75% से कम श्योर हो, 50-50 आपको लग रहा है, तो उसको क्वेश्चन को आपको टिक नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ कि आप 100% श्योर हो तभी टिक करो, मगर फिर भी कभी कभी 75% से आपके स्कोर में मतलब श्योरिटी में कभी कभी आपका हो जाता है, मतलब सही से आप कर सकते हो, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो हमारा था ये 4 फैक्टर्स। चलिए अब फैक्टर नंबर 5 की बात करें। फैक्टर नंबर 5 है हमारा राइट चॉइस। अब राइट चॉइस क्या है कि अब चुनाव क्या करें। सपोज आप बिल्कुल हार्ड वर्किंग हो, आपके पास IQ भी है, आपके पास एग्जाम टेम्परामेंट भी है, आपने स्टार्टिंग से ही मतलब सब कुछ प्रिपरेशन करने की सोची, एक चीज़ मिसिंग है, राइट चॉइस। राइट चॉइस मतलब अब आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। आपने तो आपके पास प्रैक्टिस करने के जुनून तो है, मतलब आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो, ठीक है, मगर आपको सीखना है। मतलब तो कैसे सीखें, किस कोचिंग में एडमिशन लें, किस बुक को पढ़ें, तो ये सब चीज़ें होती है। तो अब इसमें अब आपके पास सब कुछ है, अब आपको सोचना है कि मैं किस कोचिंग में एडमिशन लूँ। मैं डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट, एक तरह से इसमें आता है राइट चॉइस में डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको अब कॉन्सेप्ट सीखना है उस फिजिक्स का। फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर में डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट आता है। मतलब रोटेशनल मोशन हो गया, SHM हो गया, सब में काफ़ी डेप्थ ऑफ नॉलेज होती है। मतलब इंजीनियरिंग लेवल पे, मतलब इंजीनियरिंग लेवल की नॉलेज होती है, और उसको आपको 12th लेवल में आगे टीचर्स को पढ़ाना होता है और अच्छे से समझाना होता है। मतलब आपके माइंड में वो चीज़ें बिल्कुल एकदम विजुलाइज हो जाना चाहिए। तो अब राइट चॉइस में क्या है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि अच्छा किस बुक से मैं प्रिपरेशन करूँ, मैं HC वर्मा बनाऊँ या फिर एरोडो बनाऊँ, मैं BM शर्मा बनाऊँ, मैं कौन सा बुक मैं सेलेक्ट करूँ, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूँ। फिर यदि आप वीडियो वगैरह देखो तो कौन से वीडियो को देखो, किस तरह के क्वेश्चन करूँ, कैसा टेस्ट पेपर करूँ, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहूँ, किस तरह से प्रिपरेशन करूँ। तो एक तरह से इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता है, एक तरह से इन्वायरमेंट ऑफ वेयर आपको सब कुछ दिया जाए, राइट कॉन्सेप्ट दिया जाए, अच्छे बुक्स दिया जाए, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट दिया जाए। मतलब इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब मिस्टेक्स करते हैं, ये राइट चॉइस नहीं ले पाते हैं। तब इसमें मेरी क्या रिकमेंडेशन है, मेरी रिकमेंडेशन है कि सपोज़ आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, ऑफलाइन कोचिंग सपोज आप ज्वाइन करो, क्लासरूम कोचिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप उस कोचिंग में डिफरेंट आप क्वालिटीज़ को देखो। हमारा फर्स्ट क्वालिटी सपोज है एकेडमिक सिस्टम को देखो, उसका एकेडमिक सिस्टम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का अच्छा होना चाहिए। मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कोई भी रैंडम कोचिंग में आपने ज्वाइन कर लिया, बस ऐसे जा रहे हैं, 4 से 6 क्लास हुआ, आ गए, ऐसे रैंडमली क्लास हो रहा है, ऐसे नहीं। यदि आप रियली सीरियस हो, अब ऑब्वियसली पैसा भी डिपेंड करता है इस पर, इकोनॉमिकल फैक्टर भी डिपेंड करता है। तो मैं एक एज ए जनरल में बता रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट एकेडमिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए उस कोचिंग का। सेकंड, टाइम पे टेस्ट वगैरह होना चाहिए, हर एक 14 डेज या फिर 21 डेज पे या फिर 2 वीक्स के बाद वीकली टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सेकंड, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैंने बहुत सारे कोचिंग में देखा है कि सिलेबस सपोज आप ड्रॉपर बैच में ज्वाइन कर लिया और आपका सिलेबस जनवरी तक चल रहा है, मतलब मेंस का एग्जाम जनवरी में और सिलेबस खत्म हुआ है दिसंबर में, तो आप उसको कैसे कर पाओगे। आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन का अच्छा टाइम होना चाहिए। जब उतना टाइम मिलेगा तभी आप रिवीजन अच्छी तरह से कर पाओगे और आप अपनी प्लानिंग खुद से सेल्फ स्टडी का अच्छी तरह से कर पाओगे, वरना आपका सारा टाइम स्कूल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही जाएगा एक तरह से। तो सेकेंड रिकमेंडेशन मतलब थर्ड आपका है कि ओके टाइम पे सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। फोर्थ है हमारा टीचर्स एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। IIT यदि NIT से यदि वो कोई टीचर है तो और अच्छा है। टीचर की मैथडोलॉजी, पढ़ाने की मैथडोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। आप तो चाहो तो डेमो 1-2 ट्राई कर लो, पहले उसका पहले जाके देख लो,
एक दो क्लास अटेंड कर लो कि कैसे, ऐसे नहीं जैसे जैसे गया रैंडमली, ऐसा नहीं है कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है। अब बहुत सारी हर एक ब्रांचेज में अब उस तरह के टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स वो लोग नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि उनको भी मतलब क्वालिटी टीचर्स को ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है, तो ये सब इशूज़ वगैरह होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि, तो आप जाके डेमो कर लो, आपको अच्छा लगे तब फिर जाके उसको कंटिन्यू कर लो, क्योंकि दैट इज़ द चॉइस यू हैव टू मेक, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं दूसरी बात कर रहा था कि आपको बुक्स का सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स आपको एच.सी. वर्मा आप कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एरोडोव कर लो, ठीक है, ये तीनों कर लो। और कोचिंग जो भी आपको सपोज किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हो तो उस कोचिंग का मटेरियल आप कर लो। तो ये चारों यदि आप कर लेते हो तो फिर आई डोंट थिंक फिजिक्स में आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। एच.सी. वर्मा फर्स्ट थिंग, एच.सी. वर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक तरह से थ्योरी भी मिल जाएंगे। तो थ्योरी के लिए मैं बोलता हूँ कि आप बुक्स को पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप जहाँ से आप सीख रहे हो, जो टीचर आपको सिखा रहा है, यदि वही आपको अच्छी तरह सिखा देता है तो आप सोचो आप कितना टाइम सेव कर सकते हो एक तरह से। उस चीज़ को मेरे को याद है, मैं जब मैं मतलब कोटा में मैंने बंसल क्लासेस में लिया था। फॉर्चुनेटली मतलब जो मेरे टीचर थे मतलब उस समय फेमस थे वहाँ के, मगर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाते थे मतलब क्लास में सपोज वो क्लियर नहीं हो पाता था, मेरे को घर पे आके थ्योरी पढ़ना पड़ता था एच.सी. वर्मा से या फिर कुछ और बुक्स वगैरह से। तो वो टाइम जो मेरा जो किल होता था, उस टाइम के बदले मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ अ गुड टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बुक्स के लिए तो मैं बता दिया कि एच.सी. वर्मा आप कर सकते हो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी में फिजिक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एडिशनल एक्सरसाइजेज में। और एरोडोव कर लो यदि आप जेईई एडवांस को लेके हो, मतलब कि जेईई एडवांस आपको करना है तो एरोडोव के प्रॉब्लम्स आप लगा लो, क्रोटोव भी आप लगा सकते हो। और कोचिंग की जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है उसको आप कर लो। और इसके साथ में कोचिंग के मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में वेरियस टेस्ट वगैरह होते होंगे, असाइनमेंट्स होते होंगे, मतलब रेगुलर बेसिस पे वीकली टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट होता होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह होता होगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। तो एक तरह से उस तरह से साथ में आपकी तो खुद बुक है ही, मतलब आपकी एच.सी. वर्मा एनसीईआरटी हो गई या फिर कोचिंग का मटेरियल, उससे तो आप प्रैक्टिस आपने कर ही लिया। साथ में एक एग्जाम्स के क्वेश्चंस वगैरह भी किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे भी आपका प्रैक्टिस कर लिया। तो एक तरह से वो जो फैक्टर था हमारा सेकंड फैक्टर, ये बिल्कुल इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो सेलेक्टिंग बुक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा थर्ड है, आप किस तरह से कर सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन। तो मैंने बताया था फिफ्थ फैक्टर जो हमारा राइट चॉइस। तो राइट चॉइस में सपोज आप क्लासरूम आपके पास सपोज पैसा है, मतलब अभी आजकल फ़ी भी तो काफ़ी बढ़ गई है, मतलब 1.5 लाख एक साल का लग जाता है, 2 लाख, तभी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 3-4 लाख ले लेते हैं एक साल का। तो ठीक है, आपके पास पैसा है तो मतलब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके ये सब कर सकते हो। ऑब्वियसली उस पैसा में वो लोग आपको देते भी हैं उस तरह की चीज़ें, मगर फिर भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पार्ट ही है। तो सेकंड है कि ठीक है, तो आपने सपोज कोचिंग ज्वाइन कर लिया, उसके बाद बुक सिलेक्शन भी होता है। तो आपका जो अब थर्ड जो है कि सेल्फ प्रिपरेशन। बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि वो सेल्फ प्रिपेयर करना है, मतलब आईआईटी के लिए या फिर नीट के लिए, या फिर कोई ड्रॉपर्स होते हैं उनको लगता है कि चलो उनको तो कोचिंग का सारा कुछ मटेरियल वगैरह है, वो सेल्फ प्रिपरेशन करके वो चाहते हैं क्लियर करना। तो सेल्फ प्रिपरेशन में आप क्या करोगे, सेल्फ प्रिपरेशन में आपको डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा, तो उसमें आपके पास बहुत सारा ऑनलाइन ऑप्शंस है। आजकल तो ऑनलाइन में मतलब बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं। तो ठीक है, बहुत सारे चैनल्स मतलब अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं मतलब वो ज़्यादा डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट तक नहीं दे पाते हैं। तो आपको कुछ मेरी कुछ रिकमेंडेशन है, मतलब ऐसे चैनल की रिकमेंडेशन नहीं, मतलब चैनल सेलेक्ट करते समय किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, सिस्टमेटिक, बेसिकली डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन। तो उसमें सिस्टमेटिक आता है, मतलब कि आप देखो कि चैनल पे किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है कि नहीं, सिलसिलेवार ढंग से, और हर एक कॉन्सेप्ट की काफ़ी डेप्थ तक बताया गया है कि नहीं, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की मतलब दिए हुए हैं या नहीं उस लेक्चर में, पर्टिकुलर लेक्चर में। तो सिस्टमेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लाखों सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को भी देखा है, और मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा है, मतलब ऐसे रैंडमली वो सब लेक्चर्स वगैरह डाल रहे हैं, मतलब प्लेलिस्ट वगैरह कुछ बनाया नहीं है, मतलब ऐसे ही। तो ठीक है, मतलब लेकिन उस तरह के चैनल्स को आप प्रोवाइड करो। तो फर्स्ट थिंग है ये। और दूसरा, आप ऐसे चैनल की देखो कि जो कि फ्री में आपको असाइनमेंट्स हो, चूँकि आप फ्री चीज़ें पे डिपेंडेंट हो एक तरह से। फ्री में लेक्चर्स अच्छे हैं, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल जिसके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं, मगर फिर उनमें कुछ बहुत चीज़ें कमी रह जाती है। जैसे उनका असाइनमेंट सिस्टम वगैरह पेड हो जाता है, पैसा देके आपको असाइनमेंट करना है, या फिर और भी कुछ, मतलब प्रॉपर तरीके से वो लोग एक तरह से एकेडमिक डिसिप्लिन वो नहीं बना पाते, वो इन्वायरमेंट नहीं बना पाते हैं।
और प्लस आप देखो, ये भी देखो कि वो फिजिक्स टीचर कैसा पढ़ा रहा है। आप ऑब्वियसली 1-2 वीडियो देख लो, ऐसा नहीं कि आप बस 5 मिनट आपने देखा और आपने कंक्लूड कर लिया ओके ये उतना अच्छा नहीं है। आपको एटलीस्ट पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाए कि वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो टीचिंग मैथडोलॉजी को आप देखो, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरी बात करो तो मैंने भी मतलब रिसेंटली मैंने भी जो भी मैंने 10 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है फिज़िक्स में, अब मैंने भी सोचा कि चलो बहुत सारे लोग चैनल्स मतलब दे रहे हैं फिज़िक्स को, मतलब अपना नॉलेज बांट रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो तो मैंने भी नॉलेज सा बांटना है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कि मैं ऐसा चैनल बनाऊँ जो कि प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर दे, एक तरह से जो कोचिंग में जाके जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस एकेडमिक इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं, वो सारे चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाए एक चैनल से, यूट्यूब चैनल से। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब चैनल और गूगल क्लासरूम ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। गूगल क्लासरूम असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, जो भी टेस्ट वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए मैंने गूगल क्लासरूम, और आई थिंक कोई भी चैनल ऐसा नहीं होगा जिसने दोनों को कंबाइन करके, मतलब आई थिंक हार्डली होगा, मेरे को पता नहीं है। तो मैंने अपने चैनल में इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं अपने चैनल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मेरे चैनल में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपने चैनल को सिस्टमेटिक किया है, मतलब मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हर एक स्मॉल कॉन्सेप्ट, काफ़ी जो कभी मतलब जिस कॉन्सेप्ट को कभी कभी मतलब टीचर्स लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को, या फिर उस कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स के बीच में छुपा होता है, उन कॉन्सेप्ट को भी मैं एज ए टॉपिक मैंने स्टार्ट किया। तो मैं 3-4 महीने से मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मतलब ज़्यादा अपलोड नहीं किया, मे बी आई थिंक 4 चैप्टर्स तक कंप्लीट हो गया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड करूँगा। एवरीडे मैं 3 से 4 लेक्चर मैं चाहता हूँ अपलोड करना। तो मेरा टारगेट है 2 से 3 मंथ में ये पूरा 11-12 को ख़त्म करना, सो दैट आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाए, सारे वीडियो लेक्चर्स, वो भी क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैनल का बताया कि फीचर की सिस्टमेटिक अप्रोच। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में आप देख भी रहो, इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर्स 1 बाय 1 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच। सेकंड, हमने गूगल क्लासरूम से हमने एक चैप्टर वाइज गूगल क्लासरूम का मैंने ग्रुप बना दिया है, मतलब एक रूम्स बना दिया है, ठीक है। तो उस रूम में मैंने हर एक चैप्टर का, सपोज क्लास 11th का है तो मैंने क्लास 11th को 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया, तो 20 रूम्स वहाँ अवेलेबल है, हर एक चैप्टर वाइज रूम्स। उस हर एक रूम में आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रीली। उस रूम में ज्वाइन करके उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारे असाइनमेंट्स मैंने डाल रखे हैं, मतलब अभी मैं अपलोड भी कर रहा हूँ उसके अंदर भी। तो जो भी जैसे सॉल्व एग्जाम्पल्स होना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर का, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स होना चाहिए, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होना चाहिए, नीट लेवल के क्वेश्चन होना चाहिए, तो सारे असाइनमेंट जो भी आपको कोचिंग इंडस्ट्री से आपको मिलते हैं वो मैंने फ्री में वहाँ पे अवेलेबल किया है। बस क्या करना है कि चैप्टर वाइज आपको उस क्लासरूम के अंदर जाना है, और काफ़ी सिंपल मेथड है। आप गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल कर लो, या फिर आप वेब ब्राउज़र पे भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो आपको गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है। सबसे पहले आप ऐप इंस्टॉल करो गूगल क्लासरूम, और उसमें जैसे इंस्टॉल करोगे उसमें एक बटन आएगा ज्वाइन द क्लास, ज्वाइन क्लिक करो। और मैंने हर एक चैप्टर का मैंने एक कोड उसमें डाला हुआ है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल दूंगा हर एक चैनल का हर एक चैप्टर वाइज कोड। उस कोड को बस आपको इंटर करना है, तो आप उस चैनल के अंदर मेंबर्स हो जाओगे। एक तरह से आपके बहुत सारे क्लासमेट्स आपको दिख जाएंगे। और फिर आप उसमें कोई डाउट यदि मेरे से पूछना हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, सबसे पहले यूट्यूब में तो अपलोड हो ही जाता है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन वगैरह में भी थोड़ा देर से मिले या फिर कुछ भी होगा, वहाँ पे आपको गूगल क्लासरूम खोलोगे, इमीडिएटली जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड किया वहाँ भी इमीडिएटली वो वीडियो आ जाता है, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। सपोज एक चैप्टर का आपने चैनल उसमें ज्वाइन किया है उसके अंदर, तो आप गूगल क्लासरूम ऐप खोलोगे तो आपको क्या आएगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि गूगल क्लासरूम यदि खोलोगे तो चैप्टर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इस चैप्टर में आप क्लिक करोगे तो इस चैप्टर में क्या दिखेगा आपको, इस चैप्टर में आपको देख रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ क्लास वर्क है। तो उस क्लास वर्क में मैंने सारे असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं, और उसी क्लास वर्क में एक वीडियो का सेक्शन भी, उस वीडियो में आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हो 1 बाय 1। तो एक तरह से आपका असाइनमेंट का भी काम कंप्लीट हो रहा है, और साथ में आप वीडियोस भी उसको वॉच कर रहे हो, ठीक है। और साथ में यदि आपको कोई डाउट आया तो वहाँ पे आप डाउट भी पोस्ट कर सकते हो, और मैं प्रयास करूँगा उस डाउट का भी आंसर, या फिर आपके जो भी क्लासमेट्स हैं वो वगैरह, एक तरह से डिस्कशन वहाँ पे होगा और आपके डाउट्स वगैरह भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो एक तरह से क्लास का इन्वायरमेंट हमने क्रिएट कर दिया है। तो हमने यूट्यूब चैनल और क्लासरूम को हमने ऐड किया, तो ये हमारा सेकेंड फीचर था। टेस्ट असाइनमेंट्स वगैरह की आप चिंता आपको नहीं है।
थर्ड है कि आप एक बार ट्राई करो, आप वीडियो को देखो, एक बार 1-2 लेक्चर्स देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मेरे कमेंट्स काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स लोगों का काफ़ी अच्छा है। वो लोग बोलते हैं कि सर ऐसे मतलब ऐसा लेक्चर मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में कि इस तरह से पढ़ाने का। तो ठीक है, मेरा भी यही टारगेट था कि यदि मैं चैनल बनाऊँगा तो मैं प्रयास करूँगा अपना बेस्ट लेक्चर डिलीवर करने का, मतलब जिससे बच्चों को, सपोज़ एक बच्चे को कुछ भी नहीं पता है फिजिक्स का, वो भी वो लेक्चर देखेगा तो वो बिल्कुल मतलब स्क्रैच से मैं स्टार्ट करता हूँ किसी टॉपिक को और उसको मैं काफ़ी एडवांस लेवल तक ले जाता हूँ। उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स मैं क्लास में डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद बस बच्चे को एक ही चीज़ करना होता है, जो कि हार्डवर्क ऑन प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स। तो बेसिक प्रॉब्लम, सारे लेवल के प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा चैनल के बारे में। तो अब बस यही है कि हमने इनिशिएटिव तो लिया कि चैनल बनाने का और ये सब कुछ करने का। अब बस रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि और ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट कर सके। और सबसे बड़ी बात होती है शेयर करने या सब्सक्राइब करने की, ये मेरे को मोटिवेशन मिलता है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सपोज़ अभी 2 वीडियो या 3 वीडियो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, यदि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो उस जोश में एक तरह से मैं 4 वीडियो 5 वीडियो अपलोड कर लूँगा डेली। तो मेरा जो टारगेट है पूरा 11th और 12th का, ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो सपोज़ आप या तो आपका मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया होगा इस लॉकडाउन के कारण, तो या तो आप मार्च मतलब मई लास्ट या फिर जून लास्ट में सपोज़ एग्ज़ाम होता है नीट का या फिर जेई का, तो उस समय तक मैं काफ़ी हद तक मतलब चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया रहूँगा। अभी भी मैंने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया है और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप उसको देखो। ठीक है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करने का चैप्टर वाइज। सपोज़ आपको काइनेमेटिक्स के ग्रुप में ज्वाइन करना है तो काइनेमेटिक्स का एक कोड है, आप गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करने के बाद आप बस क्लिक करो ज्वाइन और अपना कोड डालो। मैंने कोड यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और बस इंटर, क्विकली आप उसके अंदर जाओगे, उसके सारे मटेरियल्स आप एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। तो होप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि वो 5 फैक्टर्स क्या होते हैं फिजिक्स में स्कोर करने के लिए। तो सारे 5 फैक्टर्स मतलब मैं यहाँ पे रिवाइज भी कर देता हूँ। ये सारे 5 फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं 100% स्कोर। यदि आप ये 5 फैक्टर्स आपका सही होता है तो ऑब्वियसली आपका मतलब चांसेस तो बन ही जाता है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।